हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। और मैंने पिछली क्लास में आपको राजस्थान के जो पंचपीर है उनके बारे में बताया था। तो बात किसकी करेंगे अपन? पंचपीरों की। राजस्थान में जो पंचपीर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी गोरापा हमें दो। ये मैंने आपको जो पंचपीर याद करने के लिए ट्रिक बताई थी। गो का मतलब अपन गोगा चौहान से ले सकते हैं। गोगा चौहान। बात करें अपन रासे रामदेव जी की। रासे रामदेव जी की। पास से अपन पाबू राठौड़ को ले सकते हैं। पाबू राठौड़। उसके बाद में बात करें अपन ह से अपन हड़बू सांखला को ले सकते हैं। हड़बू सांखला। उसके बाद में अपन बात करें मैं से बता सकता हूं मैं मेहाजी मांगलिया को। मेहाजी मांगलिया। मैंने आपको बताया राजस्थान के पंचपीरों के बारे में, जिसमें बताया इनको याद करने के लिए ट्रिक बताई आपको गोरापा हमें दो। गो का अपन गोगा चौहान से ले सकते हैं। रा का मतलब रामदेव जी। पा का मतलब पाबू राठौड़। ह से अपन हड़बू सांखला को ले सकते हैं। और मैं से मैं मांगलिया मेहाजी को लिख सकता हूं। पिछली क्लास में अपन ने गोगा चौहान और रामदेव जी के बारे में चर्चा कर ली थी। अब उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे पाबू राठौड़ के बारे में। पाबू राठौड़ के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगले जो लोक देवता है उनका नाम है पाबू राठौड़। पाबू राठौड़। तो पाबू राठौड़ के बारे में जानने से पहले अपन को मारवाड़ वाले रीजन की बात करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको जब मारवाड़ पढ़ाया था उस समय बताया था मारवाड़ के एक शासक का नाम बताया था मैंने आपको, राव दुहड़। क्या बताया मैंने आपको? मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था राव दुहड़। और राव दुहड़ के भाई का नाम था, अगर इनके भाई की चर्चा करें तो भाई का नाम था राव धांधल। मैंने आपको बताया क्या? मैंने आपको बताया मारवाड़ के शासक बताए राव दुहड़। राव दुहड़ के भाई का नाम बताया मैंने आपको राव धांधल। और ये राव धांधल ही इस पाबू राठौड़ का क्या था? पिता था। ये राव धांधल इस पाबू राठौड़ के क्या थे? पिता। मैंने आपको बताया मारवाड़ के एक शासक बताए राव दुहड़। राव दुहड़ के भाई का नाम बताया मैंने आपको राव धांधल। और ये राव धांधल ही इस पाबू राठौड़ के क्या थे? पिता थे। अगर अपन पाबू राठौड़ की माता की बात करें, माता की बात करें तो माता का नाम था कमला दे। अगर इनके जन्म की बात करें, अगर अपन जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में। कहां पे हुआ? कोलूमंड में। और ये कोलूमंड स्थान पड़ता कहां पे है? जोधपुर में। मैंने आपको बताया पाबू राठौड़ के बारे में मारवाड़ के एक शासक थे राव दुहड़। राव दुहड़ के भाई का नाम था राव धांधल। और ये राव धांधल इस पाबू राठौड़ का क्या था? पिता। मैंने आपको बताया इनकी माता का नाम कमला दे बताया। और इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। साथ में अगर इनके बहनोई की बात करें अपन, इनके बहनोई की बात करें, बहनोई का नाम था जिंदराव खिंची। बहनोई का नाम क्या बताया मैंने आपको? जिंदराव खिंची। और ये कहां का था? ये जायल का था। जायल कहां पे पड़ता है? ये जो जायल स्थान है ये राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। तो मैंने अब आपको बताया इनके बहनोई का नाम बताया आपको जिंदराव खिंची। और ये जिंदराव खिंची कहां के थे? तो ये जायल नागौर के थे। अभी तक मैंने आपको बताया पाबू राठौड़ के बारे में। मारवाड़ के एक शासक बताए राव दुहड़। राव दुहड़ के भाई का नाम बताया मैंने आपको राव धांधल। और ये राव धांधल इस पाबू राठौड़ का क्या था? पिता।
बात करें इनकी माता की, तो माता का नाम बताया मैंने आपको कमला दे। जन्म हुआ इनका 1239 में कोलूमंड जोधपुर में। और बहनोई का नाम बताया मैंने आपको जिंदराव खिंची, जो कहाँ का था, जायल नागौर का। इससे आगे की चर्चा करते हैं, आगे क्या हुआ। अपन बात करें, मैंने आपको बताया कोलूमंड, कोलूमंड, कोलूमंड कहां पे, जोधपुर में। कोलूमंड आपको कहां पे बताया, जोधपुर में। और यहाँ के कौन थे, पाबू राठौड़, पाबू राठौड़। मैंने अभी तक आपको बताया कोलूमंड जोधपुर के कौन थे, पाबू राठौड़। और यहाँ पे एक महिला भी रहती थी इसी कोलूमंड गांव में, मैं बोल सकता हूं उसको देवल चारणी। उस महिला का नाम था देवल चारणी, चारण जाति की वो महिला थी। मैंने आपको बताया कोलूमंड कहां पे पड़ता है, जोधपुर में। और यहाँ पे कौन रहते थे, पाबू राठौड़। और यहाँ पे एक महिला भी रहती थी, और महिला का नाम बताया मैंने आपको देवल चारणी। और इस देवल चारणी के पास में क्या थी, देवल चारणी के पास में क्या थी, क्या थी, क्या थी, इस देवल चारणी के पास में क्या थी, तो इसके पास में एक तो घोड़ी थी, घोड़ी, और कुछ गायें थी, और कुछ क्या थी, गायें थी। मैंने आपको बताया कोलूमंड जोधपुर में पाबू राठौड़ बताए। उसके अलावा इस गांव में एक देवल चारणी नामक की महिला रहती थी, और इसके पास में क्या थी, एक घोड़ी थी और कुछ गायें थी। एक तो घोड़ी थी और कुछ क्या थी, गायें थी। और घोड़ी के नाम की अगर बात करें तो घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। मैंने आपको बताया इसी गांव में एक चारण जाति की महिला रहती थी जिसका नाम था देवल चारणी, और इसके पास में एक घोड़ी थी और कुछ गायें थी। और घोड़ी के नाम की अगर बात करें अपन तो उसका नाम था केसर कालमी। ये बात बताई मैंने आपको कोलूमंड जोधपुर की। अगर अपन बात करें इधर जायल नागौर की, जायल नागौर की बात करें अपन, जायल नागौर की बात करें, जायल नागौर की बात करें तो मैंने जायल नागौर के बताए थे आपको जिंदराव खिंची, जो बेनोई किसके थे, इस पाबू राठौड़ के, जिंदराव खिंची। आप ये जो घटना हुई इसको समझने का प्रयास करना। जायल नागौर का बताया मैंने आपको जिंदराव खिंची, और इधर कोलूमंड जोधपुर के पाबू राठौड़। और इसी गांव में एक देवल चारणी नाम की महिला रहती थी, उसके पास में एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम बताया मैंने आपको केसर कालमी, और कुछ गायें थी। ये बात बताई मैंने आपको कोलूमंड जोधपुर के बारे में। तो होता क्या है, सुनो बाप, ये जिंदराव खिंची क्या करता है, मतलब एक बार क्या है, घूमने के लिए कहां पे जाता है, कोलूमंड में जाता है। क्या करने के लिए जाता है, भ्रमण के लिए, भ्रमण मतलब घूमने के लिए। ये कहां पे गया, कोलूमंड जोधपुर में। ये सारे गांव में घूमा, और घूम के इसने क्या किया, ये जो देवल चारणी की घोड़ी थी, क्या केसर कालमी, इसको क्या कर लिया, पसंद, इसको पसंद कर लिया घोड़ी को, का साथ घोड़ी को तो हम लेके जाएंगे, ऐसा सोच लिया गया। किसके द्वारा, जिंदराव खिंची के द्वारा। मतलब जिंदराव खिंची यहाँ से जायल नागौर से रवाना हुआ और कहां पे चला गया, कोलूमंड जोधपुर में। और यहाँ पे जब ये गांव में घूमा फिरा तो इसको क्या पसंद आ गई, एक घोड़ी पसंद आ गई। घोड़ी किसकी थी, देवल चारणी की घोड़ी थी। तो जिंदराव खिंची ने देवल चारणी से कहा कि ये घोड़ी आप हमें दे दो, लेकिन देवल चारणी के द्वारा क्या कर दिया गया, साफ इनकार कर दिया गया कि ये घोड़ी हम नहीं दे सकते। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो देवल चारणी थी, इस देवल चारणी ने यह घोड़ी केसर कालमी देने से मना कर दिया। किसको, जिंदराव खिंची को। एक बार फिर समझाता हूं मैं, जायल नागौर का जिंदराव खिंची भ्रमण के लिए कहां पे आया, कोलूमंड जोधपुर में आया भ्रमण के लिए। और गांव में घूमने के पश्चात इसको एक घोड़ी पसंद आई, और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। लेकिन इस घोड़ी को ले जाने के लिए जब जिंदराव खिंची ने कहा, किससे, देवल चारणी से, तो देवल चारणी ने घोड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके आगे क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। मतलब ये जो जिंदराव खिंची है, इसके द्वारा घोड़ी मांगी गई, लेकिन देवल चारणी ने
घोड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके आगे क्या होता है, मैंने आपको बताया जायल नागौर के कौन थे, जायल नागौर की बात करें अपन तो जायल नागौर के थे कौन, जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची। मैंने आपको बताए जायल नागौर के जिंदराव खिंची। उसके अलावा अगर अपन बात करें कोलूमंड की, कोलूमंड, कोलूमंड के कौन थे, पाबू राठौड़, पाबू राठौड़। मैंने आपको बताया जायल नागौर के जिंदराव खिंची, कोलूमंड, जोधपुर के कौन, पाबू राठौड़। और यहाँ पे एक महिला का नाम भी बताया था मैंने आपको, देवल चारणी, देवल चारणी। ये भी आप याद रखना, क्या बताया महिला का नाम, देवल चारणी बताया मैंने आपको। कोलूमंड जोधपुर में दो व्यक्ति बताए मैंने, एक का नाम बताया पाबू राठौड़ और दूसरी एक महिला थी जिसका नाम बताया मैंने आपको, देवल चारणी। उसके पश्चात आगे बात करें अपन अमरकोट की, अमरकोट की बात करें, अमरकोट आपको पता है कहां पे, पीए मतलब पाकिस्तान में, पीए के लिख देता हूं मैं, अमरकोट कहां पे, पाकिस्तान में। और अमरकोट पाकिस्तान के जो शासक थे उनके नाम की अगर बात करें तो उनका नाम था सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा। और अगर इनकी पुत्री की बात करें, अगर अपन पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम था फूलम दे, फूलम दे, या फिर उसी को ही बोल सकता हूं मैं सुप्यार दे, सुप्यार दे। मैंने अभी तक आपको बताया जायल नागौर के जिंदराव खिंची, कोलूमंड जोधपुर के पाबू राठौड़ और देवल चारणी, और अमरकोट पाकिस्तान का बताया सूरजमल सोडा, और इसकी पुत्री का नाम बताया मैंने आपको फूलम दे, या फिर उसी को ही मैं बोल सकता हूं सुप्यार दे, ये बताया मैंने आपको। तो होता क्या है सुनो आप, अब इस पाबू राठौड़ का रिश्ता हो जाता है किसके साथ, सुप्यार दे के साथ। क्या हो गया इनका रिश्ता, मतलब इनकी हो गई क्या, सगाई। मैंने आपको बताया इस पाबू राठौड़ की सगाई हो जाती है किसके साथ, फूलम दे या फिर सुप्यार दे के साथ। तो इस खुशी में क्या करता है ये, एक मैंने आपको बताया इस फूलम दे या फिर सुप्यार दे के साथ पाबू राठौड़ का रिश्ता हो जाता है और बात इनकी शादी तक पहुंच जाती है। तो जब शादी के कार्ड छिपवाए जाते हैं तो एक कार्ड किसको भेजा जाता है, इस जिंदराव खिंची को भेजा जाता है। पाबू राठौड़ ने जिंदराव खिंची को एक कार्ड भेजा और विवाह में आने के लिए क्या दिया, निमंत्रण दिया। लेकिन होता क्या है, इस जिंदराव खिंची के द्वारा साफ इनकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि साहब जो देवल चारणी की घोड़ी है ना केसर कालमी, वह आप हमें दो तभी हम आपके विवाह में आएंगे, ऐसा बोला गया किसके द्वारा, जिंदराव खिंची के द्वारा। लेकिन पाबू राठौड़ ने क्या किया, पाबू राठौड़ केसर कालमी, केसर कालमी, कौन सी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। मैंने क्या बताया आपको, पाबू राठौड़ का जब रिश्ता तय हो जाता है तो इस पाबू राठौड़ के द्वारा मतलब एक निमंत्रण भेजा जाता है जिंदराव खिंची के पास में, साहब हमारी शादी में पधारो। लेकिन जिंदराव खिंची के द्वारा क्या बोला जाता है, साहब हमारे लिए वो घोड़ी केसर कालमी आप कैसे भी करके दो या दिलाओ तभी हम आपकी शादी में आएंगे। तो पाबू राठौड़ के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये केसर कालमी पर सवार होकर कहां पे, विवाह के लिए कहां पे पहुंच जाते हैं, अमरकोट में पहुंच जाते हैं, जो कहां पे, पाकिस्तान में। तो ये क्या कर रहे थे, फेरे खा रहे थे, ये इनके मतलब फेरे खाने का समय हो गया था। उस समय जिंदराव खिंची क्या करता है, ये जिंदराव खिंची, मैंने आपको देवल चारणी के पास में पहले एक घोड़ी और कुछ गायें भी बताई थी, गायें भी बताई थी, मतलब ये गायें को चराने का काम भी करती थी। तो मैंने क्या बताया आपको, जब ये केसर कालमी पर रवाना होकर विवाह के लिए पहुंच जाते और फेरे खाते, फेरे खाने का समय आ गया, कहने का मतलब ये है मेरा, उस समय जिंदराव खिंची यहाँ जायल नागौर से रवाना होता है और इस देवल चारणी की गायों को क्या कर लेता है, चुरा लेता है, चुरा लेता है और चुरा के कहां पे लेके आ गया, वापस जायल नागौर में। जब देवल चारणी को इस बात का पता चला कि इस जिंदराव खिंची के द्वारा मेरी गायें चुरा ली गई है, तो ये देवल चारणी यहाँ से रवाना होती है और कहां पे पहुंच जाती है,
फेरों के समय में कहां पे पहुंच जाती है? अमरकोट पाकिस्तान में पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। मैंने आपको बताया जब देवल चारणी की गायें इस जिंदराव खिंची के द्वारा चुरा ली जाती है तो ये देवल चारणी कहां पे पहुंच जाती है? जहां पे मतलब अमरकोट पाकिस्तान में पहुंच जाती है, जहां पे जो बाबू राठौड़ थे ये फेरे खा रहे थे। तो लगभग इनके द्वारा 3.5 फेरे खाए गए थे। 3.5 फेरे खाए इन्होंने। कितने फेरे खाए? 3.5 फेरे। उस समय ये जो देवल चारणी थी ये वहां पे पहुंच जाती है तो ये आधे फेरों में से ही क्या करते हैं? आधे फेरों में से ही क्या करते हैं? वापस रवाना होते हैं। कौन? पाबू राठौड़। और कहां पे आ जाते हैं? देंचू नामक स्थान पर। और ये देंचू कहां पे पड़ता है? आपको पता होगा ये देंचू नामक स्थान कहां पे पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर में ये देंचू नामक स्थान पड़ता है। और यहाँ पे दोनों मतलब जायल के जिंदराव खिंची भी कहां पे आते हैं? देंचू जोधपुर में। और पाबू राठौड़ भी कहां पे आते हैं? देंचू जोधपुर में। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है? युद्ध। और युद्ध में ये जो कौन है? पाबू राठौड़, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरगति को प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया, एक बार फिर चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया अमरकोट पाकिस्तान के शासक बताए सूरजमल सोढ़ा और इनकी पुत्री का नाम बताया आपको फूलम दे या फिर सुप्यार दे। कोलूमंड जोधपुर के बताए मैंने बाबू राठौड़। और यहाँ पे एक महिला बताई जिसका नाम था देवल चारणी, जिसके पास में कुछ गायें थी और एक घोड़ी थी। कौन सी? केसर कालमी। इधर जायल नागौर का बताया मैंने आपको जिंदराव खिंची। होता क्या है? इस बाबू राठौड़ का रिश्ता हो जाता है किसके साथ? फूलम दे या फिर सुप्यार दे के साथ। रिश्ता होने के पश्चात ये क्या है? बारात में जाने के लिए निमंत्रण भेजता है जिंदराव खिंची को। लेकिन जिंदराव खिंची के द्वारा साफ इनकार कर दिया जाता है कि अगर आप हमारे लिए ये घोड़ी केसर काल में प्रदान करोगे तो हम आपके विवाह में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। फिर क्या हुआ? ये बाबू राठौड़ घोड़ी केसर कालमी पे रवाना होके कहां पे पहुंच गया? शादी करने के लिए यहाँ अमरकोट पाकिस्तान में पहुंच गया। कहां पे? फूलम दे या फिर सुप्यार दे के पास में। और पीछे से जिंदराव खिंची करता क्या है? इस देवल चारणी की गायों को चुरा लेता है। इस देवल चारणी की गायों को चुरा लेता है। जब इसकी गायें चुरा ली जाती है देवल चारणी की, तो देवल चारणी यहाँ से रवाना होती है और कहां पे आ जाती है? जब बाबू राठौड़ विवाह कर रहे थे, मतलब फेरे खा रहे थे, वहां पे आ जाती है। और इनके द्वारा लगभग 3.5 फेरे खाए जाते हैं। और मतलब आधे फेरे खाए हुए ही यहाँ से वापस रवाना होते और कहां पे आ जाते हैं? देंचू जोधपुर में। और दोनों जिंदराव खिंची और बाबू राठौड़ मतलब साला बहनोई के बीच में ये युद्ध होता है। और देंचू जोधपुर में इन बाबू राठौड़ को वीरगति प्राप्त हो जाती है। ये बात बताई मैंने आपको इनके विवाह की और इनके बहनोई के साथ किस प्रकार इनका युद्ध हुआ उसके बारे में। अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे क्या होता है? अगर इनके प्रमुख मंदिर की बात करूं, मैं बाबू राठौड़ के प्रमुख मंदिर की बात करूं, बाबू राठौड़, अगर इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर है कोलूमंड में। कोलूमंड मैंने आपको बता ही दिया कोलूमंड कहां पे। और ये क्या है? इनका मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर। अगर बात करें अपन इनके अन्य मंदिर की, अन्य मंदिर की बात करें अगर अपन, तो अन्य मंदिर है इनका आहड़ में। और आहड़ आपको पता है कहां पे है? उदयपुर में। मैंने अभी तक आपको बताया बाबू राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है कहां पे है? कोलूमंड में। और अन्य मंदिर की बात करें अगर अपन, तो इनका अन्य मंदिर कहां पे है? आहड़। और आहड़ कहां पे है? उदयपुर में। दो बातें बताई मैंने आपको। अगर इनके सहयोगी की बात करें अपन, सहयोगी 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 की बात करें तो सहयोगी थे चांदा, डोमा और एक का नाम था हरमल। मैंने आपको इनके सहयोगी बताए। बाबू राठौड़ के सहयोगी कौन थे? चांदा, डोमा और हरमल थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मारवाड़ के क्षेत्र में, मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट तथा सांडों को लाने का श्रेय
इन्हीं को जाता है। मैंने क्या बताया, मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट तथा सांडों को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और आपको पता होगा ऊंट पालक जाति कौन सी है, ऊंट पालक जाति कौन सी है, आपको पता होगा रेबारी जाति। रेबारी जाति मैंने आपको बताया ऊंट पालक जाति कौन सी है, रेबारी जाति। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेबारी जाति के आराध्य देव भी कौन है, पाबू राठौड़। उसके अलावा मैं आपको बात बताऊं तो ये रेबारी जाति का जो दूल्हा होता है वह हमेशा ऊंट के ऊपर बैठ के ही तोरण मारता है। कहने का मतलब ये है, मतलब ये घोड़े की बजाय जो तोरण मारते हैं किसके ऊपर मारते हैं, ऊंट के ऊपर बैठकर तोरण मारते हैं। तो मैंने आपको बताया मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट तथा सांडों को लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और ऊंट पालक जाति बताए आपको रेबारी जाति, और इस रेबारी जाति के ये क्या है, आराध्य देव भी है, आराध्य देव भी है। और बात करें तो नायक व भील जाति के आराध्य देव भी है, नायक व भील जाति के आराध्य देव मैंने आपको बताया जो पाबू राठौड़ है नायक व भील जाति के आराध्य देव भी है। और पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की जो फड़ है, इस फड़ का वाचन की बात करें, अगर अपन इस फड़ के वाचन की बात करें तो नायक जाति का भोपा, नायक जाति का भोपा, भोपा किसके माध्यम से करता है, रावण हत्या के माध्यम से, रावण हत्या, रावण हत्या। मैंने आपको क्या बताया, पाबू राठौड़ नायक व भील जाति के आराध्य देव भी है। और पाबू राठौड़ की जो फड़ है इसका वाचन कौन करता है, नायक जाति का भोपा करता है। और किस वाद्य यंत्र के साथ करता है, ये क्वेश्चन अभी पटवार में आया था, किसके माध्यम से करता है, रावण हत्या के माध्यम से करता है। ये जो नायक जाति का भोपा है ये इसका वाचन किससे करता है, वाचन किससे करता है, वाचन तो वाचन करता है रावण हत्या के माध्यम से करता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें पाबू राठौड़ की, तो पाबू राठौड़ को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, इनको क्या माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। उसके अलावा अगर पाबू राठौड़ की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, प्लेग रक्षक देवता। मैंने आपको पाबू राठौड़ के बारे में बताया, क्या बताया। और पाबू राठौड़ की अगर जानकारी की बात करें अपन, जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो पाबू प्रकाश पुस्तक है, पाबू प्रकाश पुस्तक, पाबू प्रकाश पुस्तक से अपन को इनकी पाबू राठौड़ की जानकारी प्राप्त होती है। और अगर इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक कौन थे इस पुस्तक के, तो लेखक का नाम था आशिया मोर्जी, आशिया मोर्जी। यह है पाबू राठौड़ की संपूर्ण कथा। मैंने आपको बताया, क्या बताया, पाबू राठौड़। इनके मंदिर की बात करें तो मुख्य मंदिर है इनका कोलुमंड जोधपुर में, अन्य मंदिर है इनका आड़ उदयपुर में। अगर इनके सहयोगी की बात करें तो सहयोगी का नाम है चांदा, डोमा और हरमल। मारवाड़ के क्षेत्र में ऊंट तथा सांडों को लाने का श्रेय भी इन्हीं पाबू राठौड़ को दिया जाता है। और जो ऊंट पालक जाति है कौन सी है, रेबारी जाति। और रेबारी जाति के आराध्य देव भी है। साथ में आपको याद रखना है रेबारी जाति का दूल्हा भी किस पे बैठकर तोरण मारता है, तो वो मारता है ऊंट पे बैठ के। उसके अलावा बात करें अपन पाबू राठौड़ की, तो पाबू राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबू राठौड़ को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। पाबू राठौड़ नायक व भील जाति के आराध्य देव है। और इनकी फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा रावण हत्या के माध्यम से करता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें पाबू राठौड़ की, तो इनके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है पाबू प्रकाश पुस्तक से, जो किसके द्वारा लिखी गई, आशिया मोर्जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके पश्चात अपन बात करेंगे हड़बू सांखला के बारे में। यह बताया मैंने आपको पाबू राठौड़ के बारे में, किस प्रकार इनका विवाह हुआ और कौन कौन से उपनामों से ये प्रसिद्ध है, उसकी बात बताई मैंने आपको। अब बात करेंगे अपन हड़बू सांखला के बारे में।
हड़बू सांखला। अब बात किसकी करेंगे? हड़बू सांखला की। तो इनके बारे में बात बताऊं मैं आपको, तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या बताया मैंने आपको? ये जो हड़बू सांखला थे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अगर बात करें अपन इनके जन्म की, तो जन्म कहाँ पे हुआ इनका? बुंदेल में। बुंदेल, और ये बुंदेल स्थान कहाँ पे? नागौर में। मैंने आपको बताया इनके जन्म के बारे में। जन्म हुआ इनका बुंदेल में, और ये बुंदेल स्थान कहाँ पे? नागौर में। उसके अलावा अगर अपन बात करें इनके गुरु की बात करें अपन, तो गुरु का नाम था बालीनाथ। और बालीनाथ का मैंने आपको मंदिर पहले बता दिया था, कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। गुरु का नाम बताया मैंने आपको, बालीनाथ। और बात करें अपन ये मारवाड़ के शासक जोधा के। आपने सुना होगा जोधा का नाम 1459 में, जिसके द्वारा जोधपुर शहर बसाया गया था, ये वही जोधा है। तो मारवाड़ के शासक जोधा के समकालीन थे। अभी तक मैंने आपको 4 बातें बताई है। क्या? हड़बू सांखला के बारे में, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। उसके अलावा इनका जन्म कहाँ पे हुआ? बुंदेल, नागौर में। और गुरु का नाम बताया मैंने आपको, बालीनाथ। और बात करें मारवाड़ के शासक जोधा के समकालीन थे। तो होता क्या है, सुनो अब आप। मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम, जब मैंने आपको बताया था क्या मारवाड़, उस समय भी बताया था क्या था? रणमल। और जब मेवाड़ पर पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था मारवाड़ के एक शासक थे रणमल, और रणमल की एक बहन थी हंसाबाई। और इस हंसाबाई का सशर्त विवाह करवाया जाता है मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ, जिनसे कौन उत्पन्न होता है? फिर महाराणा मोकल। और जो लाखा है, इसका ये जो दूसरा पुत्र था, और ये चूड़ा, राणा चूड़ा जिसको मैं कह सकता हूँ, या कुंवर चूड़ा, इसके द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की भीषम प्रतिज्ञा ली जाती है। तो अपन बात कर रहे हैं मारवाड़ के रणमल की। तो होता क्या है, 1438 में इस रणमल की क्या है, 1438 में कुंभा द्वारा, जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय बताया था कि कुंभा क्या करता है 1438 में, इस रणमल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली, और इस भारमली को बुला के बोलता है कि साहब आप रणमल को इतना पिलाओ, कब पिला के शल्टा दो। तो क्या होता है 1438 में कुंभा भारमली की सहायता से, इसकी ये प्रेमिका थी भारमली की सहायता से रणमल की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। मैंने क्या बताया, 1438 में कुंभा भारमली की सहायता से इस रणमल की क्या करवा देता है, हत्या। और रणमल के अगर अपन पुत्र की बात करें तो इसके पुत्र का नाम था राव जोधा। और जब इस रणमल की हत्या हो जाती है, तो ये जोधा कहां पे चला जाता है, काहुनी गांव में चला जाता है। मैंने आपको बताया जब कुंभा 1438 में भारमली की सहायता से इस रणमल की हत्या करवा देता है, तो रणमल का पुत्र था जोधा, ये कहां पे चला जाता है, काहुनी गांव में चला जाता है। तो ये काहुनी गांव में जाने के पश्चात में किसके पास में जाता है, हड़बू सांखला के पास में चला जाता है। किसके पास चला जाता है, हड़बू सांखला के पास चला जाता है। और हड़बू सांखला के द्वारा इसको आशीर्वाद दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। और कटार समर्पित की जाती है, साथ में मंडोर विजय का आशीर्वाद। मैंने अभी तक आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको,
ये जब रणमल की हत्या हो जाती है तो ये जोधा कहाँ पे, काउनी गांव में चला जाता है, और काउनी गांव के पश्चात ये कहाँ पे जाता है, हड़बू सांखला के पास में। और हड़बू सांखला के पास में जाते ही ये अपने भविष्य के बारे में पूछता है, तो हड़बू सांखला के द्वारा बोला जाता है कि आप मंडोर यानी जोधपुर के राजा अवश्य बनेंगे, और एक कटार समर्पित की जाती है। फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बात। जब ये जोधा जोधपुर पे अधिकार कर लेता है या मंडोर पे अधिकार कर लेता है, तो बेंगटी, आपने नाम सुना होगा बेंगटी, इस बेंगटी का क्षेत्र किसको प्रदान करता है, इस हड़बू सांखला को प्रदान करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब रणमल की 1438 में कुंभा बारमली की सहायता से हत्या करवा देता है, तो जोधा कहाँ पे चला जाता है, काउनी गांव में, और काउनी गांव के पश्चात ही हड़बू सांखला से मिलने के लिए चला जाता है। हड़बू सांखला के द्वारा इसको आशीर्वाद दिया जाता है और कटार समर्पित की जाती है, और कहा जाता है कि आप मंडोर के राजा अवश्य बनेंगे। फिर जब ये जोधा विजयी रहता है, मतलब मंडोर पे अधिकार कर लेता है, तो बेंगटी का क्षेत्र किसको प्रदान कर देता है, हड़बू सांखला को प्रदान कर देता है। ये बात बताई मैंने आपको। इसके आगे की चर्चा करते हैं, आगे क्या होता है। मैंने आपको बताया जो बेंगटी का क्षेत्र है ये जोधा के द्वारा किसको प्रदान कर दिया गया, हड़बू सांखला को प्रदान कर दिया गया था। अगर अपन बात करें हड़बू सांखला के मंदिर की, अगर अपन मंदिर की बात करें तो मंदिर बताया मैंने आपको इनका बेंगटी में, बेंगटी मंदिर बताया मैंने आपको इनका बेंगटी जोधपुर में, मंदिर बताया मैंने आपको इनका बेंगटी जोधपुर में। बात करें अपन मंदिर निर्माता की, मंदिर निर्माता की बात करें अगर अपन, तो मंदिर निर्माता था अजीत सिंह। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने। और ये हड़बू सांखला करते क्या थे, अपंग गायों की सेवा करते थे। क्या करते थे, अपंग गायों की सेवा करते थे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनके लिए, इसको आप याद रखना, इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मैंने आपको बताया क्या, हड़बू सांखला के बारे में, इनका मंदिर बताया बेंगटी जोधपुर में, निर्माता बताया इस मंदिर का अजीत सिंह, और ये बेंगटी जोधपुर में करते क्या थे, अपंग गायों की सेवा करते थे, और इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये थे मारवाड़ के हड़बू सांखला। अगर अपन बात करें अगले जो लोक देवता है राजस्थान के पंचपीरों में, उनके अगर नाम की बात करें तो उनका नाम है मांगलिया मेहाजी, या फिर मेहाजी मांगलिया मेहाजी की बात करें अपन, तो मैं आपको बात बताता हूं, ये जोधपुर के शासक चुंडा, मैंने क्या बताया आपको, चुंडा के समकालीन थे। मैंने क्या बताया, जोधपुर के शासक चुंडा। ये चुंडा कौन थे, जब मैंने आपको जोधपुर पढ़ाया था उस समय बताया था, ये चुंडा कौन था, चुंडा था रणमल और कान्हा का पिता। किस प्रकार किशोर कुंवरी के प्रभाव में आके चुंडा ने कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और रणमल ने अपनी जो बहन थी हंसाबाई, इसका विवाह किसके साथ किया था, मेवाड़ के लाखा के साथ, मतलब लक्ष्य सिंह के साथ किया था। तो मांगलिया मेहाजी समकालीन किसके थे, चुंडा के समकालीन थे। और बात करें समकालीन जैसलमेर शासक की, जैसलमेर शासक थे राव
राणकदेव भाटी। मैंने आपको बताया जो जैसलमेर के भाटी शासक थे उनका नाम था राव राणकदेव भाटी। और यहाँ पे बात करें अपन कुछ मुस्लिम व्यक्ति थे। मेरे बोलने का मतलब है मांगलिया मैया जी जो लोक देवता थे, इनके समकालीन जोधपुर के शासक चुंडा थे और जैसलमेर के शासक थे राव राणकदेव भाटी। और होता क्या है अब सुनो आप, इस राव राणकदेव भाटी के द्वारा क्या है, इन मुस्लिम व्यक्तियों की क्या चुरा ली जाती है, गायें चुरा ली जाती है। क्या चुरा ली इसने, गायें चुरा ली। किसकी चुरा ली, इन मुस्लिम व्यक्तियों की गायें चुरा ली। इसी कारण इस राव राणकदेव भाटी और मेयाजी मांगलिया के बीच में क्या हुआ, युद्ध। और इसमें क्या हुए, वीरगति को ये प्राप्त हुए। मैंने आपको बताया मांगलिया मेयाजी के बारे में, जोधपुर के शासक चुंडा के समकालीन थे। बात करें पर जैसलमेर के शासक थे उस समय राव राणकदेव भाटी। इस राव राणकदेव भाटी के द्वारा इन मुस्लिम व्यक्तियों की गायें चुरा ली जाती है। इसी कारण इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है और युद्ध में इन मांगलिया मेयाजी को वीरगति की प्राप्ति होती है। इसके आगे की चर्चा करते, आगे क्या हुआ। मैंने आपको बताया राव राणकदेव भाटी और इनके बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मेयाजी मांगलिया को वीरगति की प्राप्ति हुई। बात करें इनके मंदिर की, इनका मंदिर कहाँ पे है, तो इनका मंदिर है बापणी। बापणी कहाँ पे है, औसिया में। बापणी कहाँ पे है, औसिया में। और औसिया आपको पता होगा कहाँ पे है, जोधपुर में। मैंने आपको बताया इनके मंदिर के बारे में, तो इनका मंदिर है बापणी। बापणी कहाँ पे पड़ता है, ओसिया में पड़ता है। और ओसिया कहाँ पे पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। बात करें इनके मेले की, तो मेला लगता है इनका कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है उसको भी बता देता हूं मैं आपको, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। मैंने आपको बताया कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह जन्माष्टमी आती है। बात करें इनके घोड़े की, घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम था किरण काबरा। घोड़े का नाम बताया मैंने आपको, किरण काबरा। और इनका जो पुजारी होता है, पुजारी, इस पुजारी के क्या होता है, वंश वृद्धि नहीं होती है। ये बातें बताई मैंने आपको मांगलिया मेयाजी के बारे में। मंदिर बताया इनका बापड़ी ओसिया जोधपुर में। मेला लगता है इनका कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। और घोड़े का नाम बताया मैंने आपको, किरण काबरा। उसके अलावा बात की इनके पुजारी की, तो इनका जो पुजारी होता है इस मंदिर में, उसके वंश वृद्धि नहीं होती है। इसके पश्चात अपन जो अगली क्लास है उसमें जो राजस्थान के और भी लोग देवता है उनकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।